हाँ बेटा, लास्ट टर्न पे अपन ने देखा था वेव नंबर की वैल्यू कितनी आई थी, 1 बाई लेमडा, है ना। उसको गार्बेज को सोल्व करने पे आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, याद है बाहर माइनस था उसको अंदर भेजा तो 1/n1 स्क्वायर माइनस। दिस इज द एमिटेड वेवलेंथ इन एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। दिस इज 1 बाई लेमडा, ठीक है। ये क्लियर है। वेयर आर इज रिडबर्ग कांस्टेंट, वेयर आर इज रिडबर्ग कांस्टेंट, वेयर आर इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻⁴ बोलो 7 मीटर इनवर्स। याद आया? तो ये वैल्यू यूज करके अपन अब चाहो जब वेवलेंथ निकाल लो, खूब काम आएगा अपने। अब देखो एमिशन स्पेक्ट्रम में डिफरेंट लाइन है। एमिशन स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन, एमिशन स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए एमिशन स्पेक्ट्रम। तो देखो बेटा, एमिशन में क्या होगा, हायर ऑर्बिट से लोअर में गिरेगा इलेक्ट्रॉन, और मैंने बताया था ऊपर जाने पर एनर्जी डिफरेंस घटता है। याद आया लॉजिकली? तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5। अपन ने डिफरेंट एनर्जी डिफरेंस देखे थे, ठीक है। तो 2 और 1 के बीच में याद है 10 पॉइंट। चलो अब जब भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में गिरे, है ना, देखो गिरने के भी तरीके होंगे, फास्ट कहीं से भी गिरे, फास्ट से में गिरे तो n2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन n1 1 होगा ये, और ये इनफाइनाइट से गिरा दिया ये, है ना। तो n1 1 ऑलवेज, और n2 क्या है, n2 इज इक्वल टू 2 3 4। तो मैं बोलता हूं दिस इज कॉल्ड लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में जब भी इलेक्ट्रॉन n1 बराबर 1 में गिरे चाहे कहीं से भी, उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं उसको? लाइमन। n1 बराबर 1 में गिरे मतलब गिरे हमेशा 1 में। और n2 क्या हो सकता है बेटा? n2 कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दिस सीरीज इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। क्लियर है? लाइमन सीरीज। अब देखो, तो लाइमन सीरीज, ये एमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा, इसमें लाइमन सीरीज हो गई है ना। अब देखो इसमें आप एक बात बताओ, जब ये गिरेगा तो मैं बोल दूं सबसे कम एनर्जी यहां निकलेगी, दिस वुड बी द मिनिमम एनर्जी। बेटा पूरा एनालिसिस करो, दिस वुड बी द मिनिमम, ताकि क्वेश्चन सारे अपने आप हो जाएंगे। एंड दिस वुड बी द मैक्सिमम एनर्जी, और मिनिमम एनर्जी के कोरस्पोंडेंट जो वेवलेंथ होगी वो लैम्डा मैक्सिमम होगी। जब एनर्जी मिनिमम होगी तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, और जब एनर्जी मैक्सिमम होगी तो वेवलेंथ मिनिमम होगी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कट ऑफ वेवलेंथ। क्या होगी? कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ। तो जब या लिमिटिंग वेवलेंथ, ठीक है। ये चलो इसको छोड़ अभी कट ऑफ को, तो मैं बोल दूं ये तो मैक्सिमम एनर्जी निकलती है इनफाइनाइट से 1 के लिए। क्लियर है? तो ये अब मैं बोल दूं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, है ना, लिमिट ऑफ वेवलेंथ, लिमिट ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम, तो मैं बोल दूं फॉर लैम्डा मिनिमम, फॉर लैम्डा मिनिमम, मैं बोल दूं फॉर लैम्डा मिनिमम n2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, है ना, और n1 एंड n1 इज इक्वल टू 1 है ही है। तो इनफाइनाइट से 1 में गिरेगी तो लैम्डा मिनिमम निकलेगा, और एनर्जी मैक्सिमम निकलेगी। तो आ जाओ कितना आ जाएगा? तो 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम। ए बेटा इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर लेना, r 1 अपॉन n1 स्क्वायर, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर। तसल्ली से देख, जल्दी मत कर। 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, क्योंकि इस पर खूब क्वेश्चन आए, में कम से कम 5-7 क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज 2 में। ठीक सर, तो यहां से आप ये भी समझते चलो क्या चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लैम्डा मिनिमम आ गया बेटा कितना, ये आ जाएगा, ये 1 बचा, ये 0, तो 1/r। तो लैम्डा मिनिमम इज 1/r। तो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी बेटा, ये 1/r सोल्व करूंगा तो 911 एंगस्ट्रॉम लगभग, है ना। इसको कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोलते ये। तो मिनिमम वेवलेंथ या मैक्सिमम एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ 911 एंगस्ट्रॉम है। ये याद होना चाहिए फॉर हाइड्रोजन एटम। दीज ऑल आर फॉर हाइड्रोजन एटम। Z1 रखा है मैंने इसमें, ये जो फॉर्मूला बनाया था फॉर Z1 बनाया था, ध्यान रखना। ठीक सर, अब आ जाओ, ये तो आ गया क्या, लिमिट ऑफ लैम्डा, ठीक है, लैम्डा मिनिमम, लैम्डा मैक्सिमम, लैम्डा मैक्सिमम। तो लैम्डा फॉर लैम्डा मैक्सिमम, फॉर लैम्डा मैक्सिमम मैं बोल दो n2 विल बी कितना, 2 से 1 में गिरेगा, एंड n1 तो 1 है ही है, तो 2 से 1 में गिरेगा, तब लैम्डा मैक्सिमम आएगा और एनर्जी मिनिमम आएगी। क्लियर है? या ई मिनिमम लिख दो ब्रैकेट में, तो मैं यहां से लिख दो 1 अपॉन लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू r 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। देखो r की टर्म्स में निकालो पहले तो लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू, पहले r की टर्म्स में 4 एलसीएम लिया, 4 माइनस 1 3, तो मैं बोल दूं ये ऊपर 3r नीचे 4, तो मैं बोल दूं 4 अपॉन 3r, r नीचे, ध्यान रखना ये। और 1/r की वैल्यू 911 याद रखना रे, ए बेटा 1/r रख ले, दिस 1/r इज 911, ये याद ही रखना एंगस्ट्रॉम। तो 911 एंगस्ट्रॉम, तो यहां से 1/r को 911 एंगस्ट्रॉम, तो 4/3 इंटू 911 एंगस्ट्रॉम, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये लगभग 1200
11-12 के एंगस्ट्रॉम के करीब, जो मॉड्यूल में लिखा वही लिख दे। 11 या 12 एंगस्ट्रॉम, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा, तो हमने 1216 एंगस्ट्रॉम लिखा, तो वही लिख दे। ये बेटा अपन क्यों अलग, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, अप्रोक्सीमेटली लगाऊंगा यहाँ पे मैं। अरे 1200, कोई बुक 11 लिखती, कोई 13, कोई 16, कुछ भी है, कुछ लिख दे, ठीक है। तो अब देखो, तो क्या मैं बोल दूं, लैम्डा लाइमन फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर H एटम। यहां से मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है बेटा? मोरल ऑफ द स्टोरी, लैम्डा फॉर लाइमन सीरीज। मैं बोल दूं 911 से लगभग 911 एंगस्ट्रॉम से बड़ी है ना, इससे मतलब कम एनर्जी, और लगभग ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू मत लगा देना 900, ठीक है। और मैं तो इसको भी 911 नहीं लिख के कितना लिखूंगा, 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये क्यों कारण बताऊंगा मैं तेरे को, है ना ये। और ये जो लाइमन सीरीज है बेटा, 912 से लेके 1216 एंगस्ट्रॉम, ये आती है बेटा यूवी रीजन में, अल्ट्रावायलेट रीजन में। क्योंकि आपको पता है 3500 से लेके 7000, अलग अलग बुक अलग अलग 3000 से लेके 7-7.5 तक सारी विजिबल होती है। तो मतलब 3000 से कम है, लेकिन एक्सरे नहीं है। एक्सरे में 10 एंगस्ट्रॉम से नीचे आने लग जाती है, 0.1 0.01 से 10। तो दीज आर इन एंड दीज रेज आर इन। तो लाइमन सीरीज, लाइमन इज लाइमन सीरीज लाइन, ठीक है, इज इन यूवी रीजन, यूवी अल्ट्रावायलेट रीजन। किसमें? अल्ट्रावायलेट रीजन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद होना चाहिए बेटा, इसमें खूब क्वेश्चन पूछते हैं यूवी रीजन में। तो हाइड्रोजन एटम की लाइमन सीरीज लाइन यूवी रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पहली इंपॉर्टेंट बात निकल के आई, यूवी रीजन में लाई करती है और उसकी वेवलेंथ ये होती है, याद होना चाहिए। कहां गिरती है, ठीक है, तो ये लिमिटिंग वैल्यूज याद होनी चाहिए। अब अगर आप हाइड्रोजन एटम के लिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो और आपकी वेवलेंथ इसके बीच में आनी चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर गलत है। तो सर हमने सारी बात समझ ली, तो लाइमन में 1 में गिरता है। ऐसे बाल्मर सीरीज में देखो, बाल्मर सीरीज में 2 में गिरेगा, कहीं से भी गिरो 2 में गिरेगा। तो मैं बोल दूं दिस इज बाल्मर सीरीज, तो दिस इज लाइमन सीरीज, दिस इज बाल्मर सीरीज। ठीक है, तो मैं बोल दूं ये यहां पे कहता हो जाएगा, तो यहां से और बाल्मर सीरीज है ना। तो N1 बराबर कितना आ जाएगा, गिरेगी किसमें, 2 में, है ना। तो मैं बोल दूं फॉर बाल्मर सीरीज, मैं बोल दूं N1 बराबर 2 हो जाएगा, 2 में गिरेगी, कहां से, एंड N2 बराबर कितना आ जाएगा बोलो, 3 4 5 इनफाइनाइट, ठीक है। तो कहीं से भी गिरेगी 2 में, तो दिस इज बाल्मर सीरीज, ठीक साहब। तो यहां से मैं बोल दूं 1 by लैम्डा इज इक्वल टू R। अब देखो लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज, लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज, वही इसकी भी मैक्सिमम मिनिमम निकालो, तो वही फॉर लैम्डा मिनिमम या एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी कब निकलेगी बेटा, जब N2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट है एंड N1 इज इक्वल टू 2 है ही सरी। ए बाल्मर सीरीज की डेफिनेशन है 2 में गिरना, तो ठीक है, इनफाइनाइट से 2 में। तो मैं बोल दूं 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू R, पहले वेरिएबल है 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो मैं बोल दूं दिस लैम्डा मिनिमम इज थोड़ा सा, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू, तो मैं बोल दूं R/4, 4/R आ जाएगा, 4/R। उसमें 1/R आया था, इसमें 4/R, तो मैं बोल दूं 4 टाइम्स, तो 3600 के करीब आएगी, है ना। तो ये आ जाएगी 36 लगभग, है ना। लैम्डा मिनिमम इज अप्रोक्सीमेटली 1/R 911 एंगस्ट्रॉम होता है, तो 3644, तो 3640 के करीब लिख देता हूं ना। 3644 आ रहा है वैसे, चलो 44 लिख दो एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये लैम्डा मिनिमम आ गया। ऐसे ही लैम्डा मैक्सिमम, है ना, ये लैम्डा मिनिमम यही करता हूं, 4 लैम्डा मैक्सिमम मतलब एनर्जी मिनिमम। तो लैम्डा मैक्सिमम या एनर्जी मिनिमम बोलो क्या हो जाएगा, है ना। तो मैं बोलता हूं N2 इज इक्वल टू कितना, 3 एंड N1 इज इक्वल टू 2। तो 3 से 2 में गिरेगा क्या, अरे बोलो 3 से 2 में। यहां से मैं बोल दूं 1 अपॉन लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू R 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। तो यहां से कितना जाएगा बोलो, तो लैम्डा मैक्सिमम, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, लैम्डा मैक्सिमम, तो ये 4 और 9 36 एलसीएम लिया, तो 5/5R/36 या 36/5R,
ये, और 1/r की वैल्यू 911 पता है मेरे को, मैंने कहा था ना याद कर लेना वो। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, मैं इतनी कैलकुलेशन नहीं करने जा रहा हूं। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा लगभग 6563, है ना, ये आ जाएगा लैम्डा मैक्सिमम। जो मॉड्यूल में लिखा वही लिख रहा हूं मैं, 6563, ताकि अलग अलग डेटा नहीं हो। दूसरी बुक से मुझे क्या मतलब, तुम या तो मॉड्यूल पढ़ोगे या मेरी कॉपी पढ़ोगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको लगभग 64 कर देता हूँ, है ना, अरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। तो मैं बोल दूं ए लिमिट ऑफ, तो यहां से लैम्डा बाल्मर सीरीज की क्या है, बाल्मर सीरीज की, तो ये लगभग है ना, ये कोई 44 एंगस्ट्रॉम से लेके 6564, है ना, देख ले 4 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। ये वॉट एवर इज दिस, मैं बोल दूं ये इट इज लाइन विजिबल रीजन, तो बाल्मर सीरीज इज इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज इन विजिबल रीजन। तो जो बाल्मर सीरीज है वो विजिबल रीजन के अंदर लाई करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर इज दिस, ये बाल्मर विजिबल रीजन में। तो बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाई इन विजिबल रीजन एंड दिस इज इन यूवी रीजन। कौन सी, लाइमन सीरीज लाई इन यूवी रीजन, तो लाइमन तो होती है यूवी रीजन में और बाल्मर सीरीज होती है विजिबल रीजन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस, समझ आ गया। अच्छा अब आगे आ जाओ, तो क्या लाइमन बाल्मर। अब आती है पास्चन सीरीज, है ना, वो अब मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पास्चन सीरीज, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिखूंगा बेटा, तो पास्चन सीरीज में गिरता कहां है ये बता देता हूं, है ना। तो अब अपने मेन इंपॉर्टेंट लाइमन बाल्मर है, पास्चन सीरीज में 3 में गिरेगा, कहीं से भी गिरो चाहे, ठीक है, इनफाइनाइट से भी गिरो, तो मैं बोल दूं गिरेगा 3 में। तो दीज आर पास्चन सीरीज, ठीक है, ये पास्चन सीरीज, ठीक है ना। फिर ब्रैकेट में n बराबर 4 में गिरेगा, इनकी कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, कहीं से भी गिरो, ठीक है। तो ये ब्रैकेट है ना, और पी फंड मतलब ये गिरेगा फिर इसमें, किसमें, यहां गिरा n बराबर किसमें, ये n1 बराबर यहां 2 था, यहां n1 बराबर 3 था, और ब्रैकेट के लिए n1 बराबर 4 था, बस वही है, तो चलता सीक्वेंस, n1 बराबर 5, खुद ही पढ़ लो तो सब, ठीक है, इनफाइनाइट से। तो पी फंड, ठीक है, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट एंड पी फंड, ठीक है, दीज आर द सीरीज। किस में गिरता, लाइमन में 1 में गिरता, कहीं से भी गिरो, बाल्मर में 2 में गिरता, कहीं से भी गिरो, लाइमन लाइन यूवी रीजन, बाल्मर लाइन विजिबल रीजन। फिर बाकी तीनों में, पास्चन में 3 में गिरता है, ब्रैकेट में 4 में गिरता है, फंड में 5 में गिरता है, ठीक है। दीज ऑल आर लाइन इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। मैं इनकी वैल्यू देखो बेटा, जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज थी वो मैंने निकाल के बता दी। अब सारी कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूं, अब इन तीनों की सीरीज में डायरेक्ट लिख रहा हूं, है ना। तो पास्चन सीरीज में मैं बोल दूं n1 बराबर हो जाएगा 3, है ना, टाइम खराब मत करो, n2 बराबर हो जाएगा 4 5, कहीं से भी गिरो अपनी बला से। तो अब इसकी लिमिट डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, तो लैम्डा, है ना, पास्चन सीरीज, ठीक है, ये है ना, ये याद 8204 एंगस्ट्रॉम से 18753 एंगस्ट्रॉम, ये ठीक है, ये नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट। तो IR रीजन इट है ना, इट इज इन इंफ्रारेड रीजन, ठीक है, इंफ्रारेड रीजन। ये बात इंपॉर्टेंट है कि इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट नहीं कि किसी नॉट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, कोई नहीं पूछ रहा, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, हाँ ये जरूर इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यूज याद रखना, ठीक है। पास्चन ऐसे ब्रैकेट और प्री फंड में देखो, ठीक है, n1 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 4, ठीक है, और n2 बराबर कितना आ जाएगा 5 6 8, ठीक है। अब यहां पे वही लिमिट सीधी लिख रहा हूं, तो लैम्डा ब्रैकेट सीरीज में कितना आएगा, तो मैं बोल दूं इसका ब्रैकेट का देखो, है ना, ब्रैकेट का आ रहा है बेटा, क्या लिखा है इन्होंने, वो आएगा इंफ्रारेड, अपने मुद्दे की बात है, 40,515 एंगस्ट्रॉम, जो मॉड्यूल में लिखा वही लिख रहा हूं, है ना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है सब, और ये आ रहा है बेटा लगभग
14585 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये वही IR रीजन, इट इज ऑल्सो लाइन IR रीजन, ठीक है। तो ये सब इंफ्रारेड रीजन में मुद्दे की बात ये है कि ये वैल्यू नॉट इंपॉर्टेंट, याद मत करना बेटा, जो याद करनी है वो तो करते नहीं हो, जो नहीं करनी है इंपॉर्टेंट, इनके पीछे पड़े रहे तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही लास्ट वाली पी फुंड, ठीक है, तो N1 बराबर आ जाएगा 5 और N2 बराबर आ जाएगा 6, 7 इनफाइनाइट, ठीक है। ये क्लियर है। अब ये यहां पे सोल्व करूंगा तो मैं बोल दो लेमडा इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, बेटा जहां ध्यान देना है वहां दे, ठीक है। ये भी इंफ्रारेड रीजन में वैल्यू इज नॉट इंपॉर्टेंट। 74583, ए सर फोन नंबर बता रहे हो क्या? हाँ, यहां पे 22790, ये है ना, वही इट इज इन वही IR रीजन ए। तो ये सब इंफ्रारेड रीजन में लाई कर दी, मुद्दे की बात ये है, ठीक है। तो बहुत दूर है, IR रीजन में भी बहुत कम मतलब एनर्जी वाली रेज है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम में जब ट्रांजिशन होते हैं तो यूवी रे भी निकलती है, कब? जब लाइमन सीरीज या 1 में गिरता है इलेक्ट्रॉन। बाल्मर सीरीज भी बनती है, विजिबल रेज भी निकलती कब? जब बाल्मर सीरीज बनती है, N बराबर 2 में गिरता है। इंफ्रारेड रेज भी निकलती कब? जब बाकी 3, 4, 5 में कहीं पे भी गिरता है। तो सर ये सारी डेटास तो हम याद कर लेंगे, और अब इनको यूज कैसे करना है सर, कैसे क्वेश्चन बनते हैं आप वो बता दीजिए सर हमारे को। तो अब अपन आ जाओ इन पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इधर देखना 25 क्वेश्चन के करीब अपन ने कर लिया था, एग्जाम्पल 26 है ना। इन विच ट्रांजिशन एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, है ना, दोनों में से कोई एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, ऑफ एमिटेड फोटोन विल बी मैक्सिमम, ठीक है, विल बी मैक्सिमम। ए n इक्वल टू 2 to 1, बी n इक्वल टू 3 to 1, सी n इक्वल टू 5 to 1, डी n इक्वल टू 6 to 1, 3 to 1 कर दो, 4 to 1। ये कौन से ट्रांजिशन में मैक्सिमम एनर्जी निकलेगी, है ना, या फ्रीक्वेंसी निकलेगी? बहुत सीधा और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। यार एक बात बताओ, जितना ऊपर, इधर देख, क्या मैं बोल दूं 2 से 1 में इलेक्ट्रॉन गिरे, 3 से 1 में, और ये तो सबसे ज्यादा एनर्जी, ये सब लाइमैन है क्योंकि 1 में गिर रहा है, तो जितना ज्यादा ऊपर से गिरेगा तो मैं बोल दूं इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी निकलेगी। तो फोटोन की एनर्जी विल बी एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 ऑर्बिट, बताया था ना बोहर्स मॉडल में। ठीक है सर, तो मैं बोल दूं एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन as we know energy of photon is equal to energy of photon h nu is equal to delta E, energy difference between these two orbit। तो मैं बोल दूं जितना ऊपर से गिरेगा तो ये D मैक्सिमम 4, कौन सा? ये मैंने यूं ही कर दिया, 1, कोई एनर्जी फॉर्मूला लगा रहा हूं। अब यूं देखा जाए तो अरे यूं देखा जाए तो यूं करोगे, छोड़े ना यार, ये देखो, छोड़ मैं तो यूं डायरेक्ट, तो मैं बोलता हूं 5 से 1 में सबसे ज्यादा एनर्जी, जितना ऊपर से कूदेगा उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जितना हायर ऑर्बिट से जितना लोअर में होगा उतनी ज्यादा एनर्जी, तो मैक्सिमम एनर्जी निकलेगी। तो बोल दूं तो न्यू या एनर्जी मैक्सिमम होगी इस वाले ट्रांजिशन के लिए। बेटा आप ज्यादा समय मत खराब कर। कई बच्चे कहते हैं सर फॉर्मूले से समझाओ, तो 1/a लैम्डा, ये कहना चाह रहा था मैं, 1/n1² माइनस 1/n2², तो ये हो गया सब में 1 चारों में। अब ये देखो, तो मैं बोल दूं ये लैम्डा जितना, और ये फ्रीक्वेंसी सी का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, दोनों तरफ सी का मल्टीप्लाई, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, तो ये एच का और कर दो तो एनर्जी आ जाएगी। तो मैं बोल दूं ये मैक्सिमम तब होगी जब ये वाली चीज मिनिमम हो, और मैं बोल दूं ये मिनिमम तब होगी जब n2 मैक्सिमम हो, n2 मैक्सिमम। तो जितना बड़ा n2 होगा उतना छोटा 1/n2² होगा, और जितना छोटा 1/n2² होगा उतना कम सब्ट्रैक्ट होगा, तो उतनी ज्यादा वैल्यू आएगी फ्रीक्वेंसी की। खत्म। पर मैं ये कह रहा हूं हर जगह फॉर्मूला मत लगाओ बेटा, तुम्हारी आदत ही गंदी है, फॉर्मूलों से ही तैयार हुए हो तुम। आप किससे करोगे? दिमाग से। तो सर ये समझ में आ गया, आ जाओ। अब देखो ये तो बहुत सीधा था, है ना। अच्छा इसी में वो पूछ सकता है गलती कैसे होती है, देखो वो फ्रीक्वेंसी की जगह क्या देख सकता है बेटा, है ना, ट्रांजिशन वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन, वेवलेंथ, है ना, वेवलेंथ भी पूछ सकता है, वेवलेंथ।
ऑफ एमिटेड फोटोन विल बी मैक्सिमम। अब वेवलेंथ मैक्सिमम मतलब एनर्जी मिनिमम, तो मैं बोल दूं एस सी बाई लेमडा, सॉरी येलो कलर, तो अब इसके सॉल्यूशन में आ जाता है एस सी बाई लेमडा, ठीक है, फॉर मैक्सिमम है ना, तो फॉर लेमडा मैक्सिमम है ना, डेल ई शुड बी मिनिमम, डेल ई शुड बी मिनिमम। ये एनर्जी मिनिमम जितनी कम होगी उतना लेमडा, जितना एनर्जी डिफरेंस कम होता है उतना वेवलेंथ तगड़ी होती है, और सबसे कम एनर्जी डिफरेंस तो डेल्टा ई इज मिनिमम है ना, मिनिमम फॉर 2 to 1, फॉर n इक्वल टू 2 to 1, क्योंकि 2 से 1 में कूदने में एनर्जी मिनिमम, और ज्यादा ऊपर तक कूदेगा ज्यादा निकलेगी। तो क्या मैं बोल दूं इस बार आंसर, तो मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, अरे एक में ही 2 करा दिया तो इसका आंसर ये हो जाएगा, बोलो। और अगर फॉर्मूले से सोचना तो वही 1/n1, तो इस बार 1 बाई लेमडा, फॉर्मूले वाले लोग इधर आ जाओ, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, सब में n1 1 है, तो n2 मैं बोल दूं 2 3 4 5, जितना n2 ये जितना लेमडा मैक्सिमम, इधर देख मेरे को क्या चाहिए बेटा, लेमडा मैक्सिमम चाहिए है ना, लेमडा मैक्सिमम, तो लेमडा मैक्सिमम तो ये चीज मिनिमम, ये मिनिमम कब होगी, जब ये वाली चीज मैक्सिमम आएगी, तो मैं बोल दूं लेमडा मैक्सिमम मतलब ये चीज मिनिमम, और ये चीज मिनिमम कब होगी, जब ये चीज मैक्सिमम होगी घटने वाली सब्ट्रैक्ट होने, और ये मैक्सिमम कब होगी, जब n2 मिनिमम होगा, ये n2 मिनिमम होगा, और n2 मिनिमम इज 2 से 1 में कूद रहा है, क्लियर है। तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन अपन तो यूं ही कर देंगे, मैक्सिमम लेमडा के लिए एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, और एनर्जी मैंने सारी हाइड्रोजन की तो रट्टी रखी है। चलो आ जाओ एग्जांपल 27 देखो है ना, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ emitted photon will be maximum, तो emitted photon की एनर्जी मैक्सिमम कब होगी है ना, तो अब देखो अच्छा इधर देखो 4 ऑप्शन ले, ए n इक्वल टू 2 to 1, बी n इक्वल टू 5 to 4, सी n इक्वल टू 3 to 2, डी n इक्वल टू 4 to 3। कौन से ट्रांजिशन में एनर्जी या फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, फ्रीक्वेंसी या एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब आ जाओ बेटा, इसको भी मैं बिना कैलकुलेशन क्या करना चाहता हूं, सर कैसे बेटा, या तो फॉर्मूला लगाओ, n1 n2 की वैल्यू रख के सबका डिफरेंस लो, बेटा या तो तू एक काम कर, क्या एनर्जी निकाल ले, या सी बाई लेमडा करके सी आर, ये तो रटा 1/n1 स्क्वायर, तो सब में n1 स्क्वायर 2 स्क्वायर कर दो, पहले वाले के लिए सोल्व कर, इस फर्स्ट ऑप्शन के लिए, तो ये फ्रीक्वेंसी बराबर कितनी आ गई बेटा, तो ये 1 - 4 3/4 सी आर, ये फिर इसके लिए कर, तो यहां से आ जाएगा न्यू बराबर, थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, ये सोल्व करेगा न्यू बराबर, बेटा मेरे को नहीं करना है, तो 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 × 25, 25 माइनस 16 कितना आएगा, 9/400 है ना, 9 तो 9/100 आरसी, ठीक है। ऐसे इसके लिए सोल्व करो, 1/4 1/9 36, 5/36, तो न्यू बराबर 5/36 आर, ठीक है। फिर इसके लिए करो ऐसे कर करके, और फिर कंपेयर करो। बहुत लंबी रामायण है मेरे लाल, बहुत लंबी रामायण है, अभी तो इनको डिवाइड करा, अभी और सोल्व करना, बहुत लंबी रामायण है, गलती होने के पूरे चांस है। तो सर आप क्या नौकरी दे रहा, बताता हूं, याद कर मैंने तेरे को क्या बताया था, सर याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ये देख, ऊपर जाने पर एनर्जी डिफरेंस कम होता है, शुरू में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा, फिर कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, तो मैं बोल दूं शुरू में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा, फिर कम, फिर और कम, फिर और कम, ये तो ऊपर जाने पर एनर्जी डिफरेंस डिक्रीज होता है। तो क्या मैं बोल दूं इसमें एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, फिर कम कम कम, तो मैं बोल दूं दिस इज मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस। तो शुरू में एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम डेली, इनिशियल एनर्जी डिफरेंस इज मैक्सिमम, फिर ऊपर जाने पर कम होता है, तो मैं बोल दूं इसमें एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम है, यानी कि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, तो न्यू मैक्सिमम इसमें होगा ट्रांजिशन। तो क्या मैं बोल दूं दो सक्सेसिव ऑर्बिट, इधर देख 2 to 1 3 to 2 सक्सेसिव होनी चाहिए। सर पिछले वाले में तो आपने 2 to 1 को मिनिमम बताया था, अरे उसमें तो और ऊपर से गिरा था, 2 to 1 3 to 1 4 to 1 5 to 1, तो जितना ऊपर से गिरेगा उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। यहाँ पे वो बात नहीं है, यहाँ पे 2 to 1 3 to 2 4 to 2 4 to 3 5 to 4, तो मैं बोल दूं एनर्जी डिफरेंस नीचे ज्यादा होता है। तो दो सक्सेसिव के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं, तो दो सक्सेसिव के बीच में डिफरेंस में शुरू में ज्यादा होता है, बाद में घटता जाता है वो डिफरेंस। तो मैं बोल दूं सक्सेसिव में जो डिफरेंस है वो तो 2 to 1 में मैक्सिमम है,
सर समझ में आ गई? अच्छा, अरे ये यहाँ पे हाँ 2 to 1 में मैक्सिमम हो तो सक्सेसिव के बीच में डिफरेंस शुरू में तो बोल दो ये मैक्सिमम डिफरेंस होता है। सक्सेसिव में फिर कम, फिर और कम। हाँ बेटा, अब देखो आगे देखो, ये तो हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखो, सॉरी एक क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं एग्जाम्पल 28, ठीक है। अब देखो है ना, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन देखते हैं अपन थोड़े से, है ना। कैसे देखो, एक ये पूछ लेते हैं, रेशो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, देखो लैंग्वेज देखना, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज टू बाल्मर सीरीज। फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम will be any hydrogen like atom, for any hydrogen like atom। तो क्या मैं बोल दूं, तो जब रेशो लूंगा तो जेड कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे को बॉदर करने की जरूरत नहीं, मैं हाइड्रोजन वाला ही फॉर्मूला लगा दूंगा, will be। अब 4 ऑप्शन दिए है ना, ए ऑप्शन है ना, अपन ऑप्शन भी वही लेते हैं जो एग्जाम में आए, उससे अपने को आइडिया लगेगा। है ना, ये दिया 5/27, ये क्वेश्चन आया हुआ है कब, AIPMT 2015 में, AIPMT 2015 में, ठीक है ना। देख लेना आप जाके एक्सरसाइज 2 में। ए, बी ऑप्शन है 4/9, सी ऑप्शन है 9/4 एंड डी ऑप्शन है 27/5। 2 सीधे 2 उल्टे। देखो बेटा, आपको मैंने कई ट्रिक बताई, उसमें से ये भी ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है। अब एक बात बताओ आप, लाइमन तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, अब लाइमन सीरीज के ऊपर आ रही है लाइमन, है ना, लाइमन की लॉन्गेस्ट अपॉन बाल्मर की लॉन्गेस्ट। यार एक बात बता, लाइमन की लॉन्गेस्ट क्या हो जाएगी बेटा, 2 to 1, 2 to 1 लॉन्गेस्ट मतलब एनर्जी मिनिमम, ई मिनिमम। तो लाइमन में मिनिमम एनर्जी 2 to 1 में निकलती है और बाल्मर में मिनिमम एनर्जी 3 to 2 में निकलती है। तो बोल दो लाइमन में जब 2 से 1 में गिरेगा तो मिनिमम एनर्जी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी, और बाल्मर में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तब होगी जब 3 to 2 में गिरेगा। बता इनमें से कौन सी एनर्जी ज्यादा है, तो बोल दो एनर्जी याद है नीचे ज्यादा होती है। ए बेटा, तो 2 to 1 में तो एनर्जी ऑफ 2 to 1 विल बी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ 3 to 2। तो मैं बोल दूं लैम्डा ऑफ 2 to 1, ए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन वुड बी लेस देन, क्योंकि एनर्जी ज्यादा होगी, लैम्डा ऑफ 3 to 2। तो बाल्मर की जो पहली लाइन है और लाइमन की जो पहली लाइन है, लाइमन की लाइन तगड़ी होगी एनर्जी में, तो लैम्डा में कम होगी। लाइमन सीरीज की पहली लाइन बाल्मर सीरीज की पहली लाइन से एनर्जी में तगड़ी होती है, तो वेवलेंथ में कम होगी। तो क्या मैं बोल दूं लाइमन की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कम होगी, ये कम, ए लैम्डा कम, और इसकी थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि बाल्मर में थोड़ी एनर्जी कम निकलती है, लैम्डा ज्यादा होता है। तो क्या मैं बोल दूं लेस देन 1 आएगा, तो दिस रेशो वुड बी लेस देन 1, दिस रेशो वुड बी लेस देन 1, तो लेस देन 1 आएगा रेशो। ये दो सॉरी लेस देन 1 में ये गए, ये गए, ये गए, ये 2 बचे। अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो आ जाओ इधर, है ना। तो लैम्डा लॉन्गेस्ट, 1 लैम्डा का फॉर्मूला अपन जानते हैं, R है ना, फॉर लाइमन, है ना, लॉन्गेस्ट लाइमन। तो बोल दो 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, है ना, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट फॉर लैम्डा लॉन्गेस्ट फॉर लाइमन। तो लाइमन के लिए फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो N1 1 कर दिया और N2 2 to 1, क्योंकि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी तो जस्ट ऊपर से नीचे कूदेगा, है ना। तो यहां से लाइमन के लिए, ये लाइमन के लिए तो कितना आ जाएगा लैम्डा लाइमन, है ना, लैम्डा लाइमन। तो यहां से एलसीएम 4 3/4, तो 4/3R, 4/3R। ये फॉर बाल्मर लैम्डा लॉन्गेस्ट फॉर बाल्मर सीरीज, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, 1 लैम्डा बाल्मर सीरीज इज इक्वल टू R 1 बाल्मर में 2 में गिरेगा, ए लैम्डा लॉन्गेस्ट, तो और गिरेगा कहां से, 3 से। ये सब सिखा दिया मैंने अभी तेरे को। तो लैम्डा बाल्मर सीरीज की लॉन्गेस्ट कितनी आ जाएगी बोलो, तो यहां से मैं 9 4 36 36, तो 5, तो 36/5R। दिस इज इक्वेशन 2। दोनों की लॉन्गेस्ट का रेशो ले लो, तो लैम्डा लाइमन की लॉन्गेस्ट अपॉन लैम्डा बाल्मर की लॉन्गेस्ट, तो कितना आ जाएगा ये 4/3R अपॉन 36/5R। ये देखना सही तो करा ना मैंने, हाँ। तो यहाँ से R से R गया, तो ये आ जाएगा 9, ठीक है। ये आ जाएगा 5/27, ये आ रहा बेटा मेरे, तो कर लेना बेटा ये कैलकुलेशन, 5/27।
तो क्या मैं बोल दूं पहले लॉजिक लगाया तो मेरे 2 ऑप्शन बचे, अब गलती होने के चांस कम हो गए, कई बार 27/5 आ जाता है हमारे सॉल्व करने पे, तो मिस्टेक होने के चांस घटा दिए हमने। ठीक सर, सारी बात समझ में आ गई, क्लियर है क्या? आगे बात करते हैं। तो सर ये तो कभी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का रेशो भी पूछ लेता, ठीक है, ठीक सर। अब देखो एक क्वेश्चन ये पूछा वेव नंबर, मैंने बताया था ना वेव नंबर भी पूछता है। वेव नंबर क्या होता है? 1/λ को वेव नंबर बोलते, बता रखा है मैंने बेटा। तो ये 28 हो गया, अब आ जा 29, एग्जाम्पल 29। तो क्या है एग्जाम्पल 29 है ना, वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ Rydberg constant is R equal to 1.097 into 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ये दिया है, ठीक है, जो हमें याद भी है वैसे, लेकिन दी है ना, नहीं अगले ने इतनी दी नहीं, अगले ने तो सीधा यही लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं, 7 मीटर इनवर्स, कैलकुलेशन थोड़ी सी घटा दी, ठीक है। द वेव नंबर ऑफ, क्या पूछा? द वेव नंबर ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लिखना पड़ेगा इन हाइड्रोजन, अलग अलग की अलग अलग आएगी, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विल बी, ठीक है। ये कब का क्वेश्चन है ये भी लिख देता हूं मैं, AIPMT सॉरी नीट 16 का, नीट लेटेस्ट नीट 16, नीट 16 2016 में पूछा हुआ। ऑप्शन दिए थे ए 0.025 0.025 इंटू 10⁻⁴ मीटर इनवर्स, बी 0.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, सी 0.25 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, डी 2.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। क्लियर है? ये आया, ठीक है। अब आजा बेटा, तो अब इसको सोल्व करूंगा मैं, तो आपको पता है वेव नंबर एज वी नो, वेव नंबर एज वी नो, क्या जानते हो भैया आप? एज वी नो वेव नंबर इज गिवन बाय है ना, वेव नंबर इज गिवन बाय कितना? 1/λ इज इक्वल टू R 1/n1² माइनस 1/n2²। और क्या लास्ट लाइन ऑफ, फॉर लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, फॉर लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज की लास्ट लाइन के लिए मैं बोल दूं n1 बराबर 2 हो जाएगा बाल्मर के लिए, n2 बराबर लास्ट लाइन का मतलब इनफाइनाइट से खुद है, यस सर। तो 1/λ वेव नंबर इज इक्वल टू R 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, थोड़ा आसान हो गया मामला। तो बोल दो दिस इज R/4 वेव नंबर, दिस इज वेव नंबर ऑफ लास्ट लाइन R/4, और ये दिया है तो मैं बोल दूं 0.25 और R की वैल्यू दी है इंटू 10⁻⁷, मीटर इनवर्स इज द यूनिट वेव नंबर की 1/λ, लैम्डा मीटर होता है तो मीटर इनवर्स। यस सर, मजा आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया, ये फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये वेव नंबर वाला फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक सर। ये फॉर्मूला, तो लास्ट लाइन क्या होती है, फर्स्ट लाइन क्या होती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होती है, ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होती है, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप अटक जाएंगे, ठीक सर। अब इसमें क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन वाली बातें भी कर सकता है। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा है, देखो तो सर ये लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट आ गया, ठीक है, इसका रेशो उसका रेशो। अब देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, बता देता हूं तेरे को मैं, अभी बता देते हैं आपको हम। कहाँ चला गया, ये रहा, ये देखा, है ना, ये देखो एग्जाम्पल कहाँ तक हुआ, 29 है ना, एग्जाम्पल 30 लो, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल 30 में देखना, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, क्या लिख रहा हूं, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ ए
स्टेशनरी है, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ऑफ मास m, है ना, हाइड्रोजन एटम का मास m है, ऑफ मास m, है ना, पासेस फ्रॉम, है ना, जो लैंग्वेज लिखी है वही लिख रहा हूं, पासेस फ्रॉम फिफ्थ एनर्जी लेवल टू, फ्रॉम फिफ्थ एनर्जी, फिफ्थ लैंग्वेज में लिखा फिफ्थ एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, लेवल टू ग्राउंड स्टेट, टू ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड लेवल, लेवल, ठीक साहब। द वेलोसिटी, द वेलोसिटी, the velocity acquired, the velocity acquired by atom will be, by atom, by h atom will be, शानदार क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है ना, will be, ए ऑप्शन क्या दिया है ना, 24 HR by 25 m, 25 m। बी ऑप्शन क्या दिया है बेटा, 25 HR by 24 m। सी ऑप्शन क्या दिया बेटा, 25 m अपॉन 24 HR, 24 HR। डी ऑप्शन क्या दिया बेटा, 24 m अपॉन 25 HR। ये दीज आर द 4 ऑप्शन, ठीक सर, अब आ जा, है ना। तो क्या है, हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, हाइड्रोजन एटम पास ऑफ मास m, ठीक है। अब देखो ये रहा हाइड्रोजन एटम, है ना, इलेक्ट्रॉन फिफ्थ लेवल, ये n बराबर 5 से कूदा ग्राउंड लेवल में, ठीक है, 5 से कूदा n बराबर 1 में, ठीक है। तो ये एटम का मास m है, तो क्या मैं बोल दूं, ये एटम का मास m है, ये पीछे जाएगा, रिकॉइल स्पीड होगी कुछ, है ना, और फोटोन जो निकला वो आगे जाएगा, और ये रेस्ट पे था शुरू में ट्रांजिशन से पहले, तो बोल दूं फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन, फ्रॉम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर, फोटोन का भी मोमेंटम होता है h बाई लैम्डा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंजर्वेशन, कंसेप्चुअल है, हाँ बोलो, तो बोल दो पी इनिशियल बराबर पी फाइनल ऑफ सिस्टम, सिस्टम, और मैं बोल दूं पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, तो पी इनिशियल 0 था, तो पी फाइनल में आगे फोटोन का मोमेंटम फॉरवर्ड डायरेक्शन का प्लस ले रहा हूं, तो h बाई लैम्डा, अरे पी फोटोन h बाई लैम्डा, ये फोटोन का मोमेंटम है, फोटोन, ये लिख रहा हूं मैं, फोटोन प्लस mv, ठीक है, ये फोटोन आगे जा रहा है तो ये पीछे जाएगा, तो v इज इक्वल टू, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन को प्लस ले रहा हूं ना, प्लस, तो यहां से मैं लिख दूं, ये आ जाएगा 1/m इंटू h बाई लैम्डा, ये दिस वुड बी द वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी, माइनस आ जाएगा, रिकॉइल पीछे है ना वेलोसिटी, तो ये उधर जाएगा, तो m नीचे। अच्छा, अब 1/λ की वैल्यू, 1/λ, ये इक्वेशन 1, फॉर 1/λ, फॉर 1/λ, एज वी नो, आप क्या जानते हो, वेव नंबर 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला धड़ल्ले से यूज होगा, और n1 बराबर कितना दिया आपने को, n1 बराबर 1 एंड n2 बराबर 5 रखो, फिफ्थ लेवल से गिर रहा है ना सर, मजा आ गया, इधर देख, अब यहां से आ जा, तो मैं बोल दूं 1/r इज इक्वल टू, सॉरी 1/λ इज इक्वल टू r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, तो बोल दूं दिस इज 25, तो आ जाएगा 24 r अपॉन 25, दिस इज 1/λ, पुट इन 1, पुट इट इन इक्वेशन 1, तो यहां से v रिकॉइल इज इक्वल टू माइनस ये 24 r अपॉन 25 m, ये h भी था, सॉरी h, ये ठीक है, h r अपॉन 1/λ की पूरे की वैल्यू लिख दी, देखो ये h r अपॉन, तो चारों ऑप्शन देख ले, हाँ 24 h r अपॉन 25 m, रिकॉइल, वो माइनस इसलिए नहीं लगाए ना, रिकॉइल है ना, पूछा ना वेलोसिटी एक्वायर्ड, ठीक है, तो ये, तो चारों ऑप्शन पॉजिटिव में, तो ये h r ऊपर आएगा, m नीचे आएगा, 24 ऊपर, ठीक सर, क्लियर है। तो सर ये सारी बात समझ में आ गई, तो 1/λ कैसे काम आया था, मोमेंटम कंजर्वेशन की बातें भी कर सकता है कभी कभी, ओके सर। तो ये हो गया क्वेश्चन, थोड़े क्वेश्चन और करेंगे अभी, आपको हाइड्रोजन की एनर्जी लेवल क्यों याद रखना वो भी बताऊंगा, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जोड़ दिया जाता है एटॉमिक को, कैसे देखते हैं वो बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं, इसके बाद अपन देखेंगे, ठीक है बेटा। हाँ सर, आप कुछ कह रहे थे कि इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जोड़ देता, देखो बेटा, है ना, मैंने आपको हाइड्रोजन एटम के लिए बताया था कुछ ट्रांजिशन लेवल, आप हाइड्रोजन एटम के याद रखना, देखो क्वेश्चन देखो पहले, उससे पता पड़ेगा। The electron in the hydrogen atom
jumps from excited state n equal to 3 to ground state n equal to 1, n equal to 3 to ground state n equal to 1, and photon thus emitted, and the photon thus emitted, जो लैंग्वेज दी है डिट्टो वही लिख रहा हूं, thus emitted irradiate a photosensitive material, ठीक है, किसी फोटोसेंसिटिव मटेरियल पे उनको गिरा दिया जाता है. इफ वर्क फंक्शन ऑफ दैट मटेरियल, वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, यह है उसका वर्क फंक्शन. द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने कहा था ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल में माइनस अपने आप होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी, है ना, विल बी. फिर छोटी बहुत डेटा जोड़ दिए हैं, वो मेरे को जरूरत नहीं, ठीक है. ए ऑप्शन मुद्दे की बात 5.1 वोल्ट, बी सब पॉजिटिव में देगा क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल में अपने आप माइनस आ गया. सी 12.1, सी 17.2, डी 7 वोल्ट, ठीक है. अब आ जाओ, देखो बेटा, बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है. अब इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में जंप करा और अपने से पूछा जा रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, ये बताओ. वर्क फंक्शन दिया हुआ 5, तो क्या मैं बोल दूं वर्क फंक्शन दिया 5 बराबर 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 3 से 1 में जंप कर रहा है, ये दिया हुआ है. तो गिवन डेटास और जो पूछा उसको अंडरलाइन किया अपन ने. ये आंसर हो नहीं सकता, मैंने पहले ही काट दिया. क्यों? क्योंकि 13.6 से ज्यादा एनर्जी तो हाइड्रोजन एटम में निकलती ही नहीं है, तो बची हुई एनर्जी 13.6 से ज्यादा कैसे हो सकती है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कभी ये तो आ ही नहीं सकता. अब बचा ही है. अब देख बेटा, 3 से 1 में गिर रहा है. अब या तो मैं बार बार एनर्जी का फॉर्मूला यहां दिया, E बराबर -13.6 है ना, अपॉन n स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब या तो मैं n बराबर 1 और 3 रख के सोल्व करके एनर्जी निकाल के डिफरेंस लूं. इतना टाइम एग्जाम में मेरे को मिलता नहीं है. ए बेटा इतना, फिर मैंने क्लास में इतनी मेहनत क्यों करी? क्लियर है? तो सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं बताता हूं तेरे को मैं कहना क्या चाहता हूं. मैं कहना ये चाहता हूं n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3. फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड ऑर्बिट में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड में -1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दीज आर द एनर्जी लेवल. मैंने 4-5 तक लिखा था क्लास में. n बराबर 4 का भी याद रखो कितनी होती है, तो 0.85 शायद, देख लेना, 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये दीज आर द. तो अब देखो, अपने को ये बोला जा रहा है कितना कि इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में जंप करा, तो हाइड्रोजन एटम में 3 से 1 में जंप, याद है 2 से 1 में 3 से 1 में करता तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी डिफरेंस आता है. 3 to 1 के बीच में, इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस 12.1, इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना था बेटा? 10.2. ये सब याद होने चाहिए आपको. 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये 10.2, ये 12.1, ऐसे और ऊपर से आओगे तो 12.75. ये तो एटलीस्ट याद होने चाहिए. ये घटाओ तो 12.75. तो ध्यान रखना, 1 में गिरे, 2 से 1 में गिरे 10.2 एनर्जी निकलती, 3 से 1 में गिरे 12.1, और 4 से 1 में गिरे तो 12.75. ये याद रख लेना बेटा, मैं फिर बता रहा हूं तेरे को, खूब क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, शुरू के 2 में 10.2, ये 1.9, ये 0.8. ओके सर, ठीक है. तो ये एनर्जी डिफरेंस सर हम याद रखेंगे. तो अब मैं बोल दूं 3 to 1 ट्रांजिशन, 4 n बराबर 3 to 1 ट्रांजिशन एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन, एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन बोलो कितनी होगी? फोटोन इज इक्वल टू, मैं बोल दूं 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये आ गई. और यहां से काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रॉम आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. ठीक है, क्या आ जाएगा? E इंटू वी एस इज इक्वल टू, बोलो, एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन या इंसिडेंट फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन -5, और ये आ रही है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस आपने मेरे को 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन दिया. दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो मेरा आ रहा है E इंटू वी एस इज इक्वल टू 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
और यहां से ये कट गया तो Vs बराबर 7 वोल्ट इज द आंसर। सर मजा आ गया। अब अगर आपको ये एनर्जी डिफरेंस याद है तो आप बच गए और सारी कैलकुलेशन बच गई और सीधा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ गई। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बहुत इजी क्वेश्चन है, 12.1 गिराया, 5.1 वर्क फंक्शन है तो बची हुई एनर्जी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर मजा आ गया, चलो आगे आ जाओ, है ना। तो सर एनर्जी और भी याद करने के कोई फायदे हैं क्या? बिल्कुल है। एग्जाम्पल 32 देख बेटा, एग्जाम्पल 32, दिस इज द 30 सेकेंड्स एग्जाम्पल, ठीक है। और देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि और देख के जो पूछा है ये देख, हाँ एक और क्वेश्चन, इससे पहले ये देख, एक क्वेश्चन ये पूछा देख, आउट ये 2000, वो इससे पहले वाला क्वेश्चन कब पूछा था वो भी बता देता हूं मैं तेरे को, कभी लगे 2010 AIPMT 2010 का क्वेश्चन है ये, AIPMT 2010 का क्वेश्चन है, जाके देख ले तेरे एक्सरसाइज 2 में, AIPMT 2010, AIPMT 2010 जाके देख ले, ठीक है। अगला आ जा, ठीक है, अगला देख एग्जाम्पल 32, ये दे रहा हूं AIPMT कब का, कहाँ गया क्वेश्चन, ये कौन सी एनर्जी एमिट नहीं हो सकती, कहाँ चले गए परदेस हम पर, ये 2011 का, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या है क्वेश्चन बेटा, आउट ऑफ द फॉलोइंग which one is not a possible energy, a possible, सर आज इतना अंग्रेज क्यों बन रहे हो आप, इस पॉसिबल एनर्जी फॉर फोटोन, एनर्जी फॉर अ फोटोन टू बी एमिटेड बाय, इतनी अंग्रेजी तो सर, टू बी एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, एटॉमिक मॉडल। हाँ क्या लिखा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ पॉसिबल एनर्जी ऑफ अ फोटोन फॉर अ फोटोन टू बी एमिटेड बाय द हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल, ठीक है। बोहर मॉडल के अनुसार ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सी एनर्जी पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी 11.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड डी 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देख बेटा, मैंने तेरे को कहा था ना हाइड्रोजन एटम में एनर्जी ध्यान रख, अगर तुझे ध्यान नहीं है तो यहाँ पे तेरे पूरे कबाड़े हो जाएंगे। एग्जाम में तेरे को -13.6 Z² में Z1 रखो हाइड्रोजन एटम के लिए, n की वैल्यू 1 2 3 4 रख के सारी एनर्जी निकाल के डिफरेंस लेने पड़ेंगे, बर्बाद हो जाएगा। तो ये सब घर पे किया हुआ काम होना चाहिए जो मैंने करा दिया। उस समय इरिटेशन जरूर आया, अपन ने थ्योरी पढ़ी जब, लेकिन देखिए सारा काम अपन ने किया हुआ है। तो n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, याद आया। एनर्जी सारी मेरे तो रटी भी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, ये -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद आया। तो देखो 2 से 1 में गिरता तो 10.2 यस एमिट होगी, 1.93 से 1 में यस एमिट होती है, फिर इनफाइनाइट से गिरता है तो यस 13.6 एमिट होती है, ठीक है। और देखो ये एमिट होती है, ये मतलब एमिट होती है, ओके, ये एमिट होती है, ओके। अच्छा अब ये 2 बची, अब सुनना, अब ये 0.65 में मैं कितना ऊपर तक जाके देखता रहूंगा, मैं बोल दूं 11.1, देख जो एनर्जी आई 10.2 यहां गई, फिर याद है यहां से यहां गिरता तो अगली एनर्जी 12.1 होती है, अरे ये तो याद है ना मेरे को, यहां से तो दूसरी से पहली में गिरता 10.2, तीसरी से पहली में गिरता है तो 12.1, तो 11.1 कभी नहीं आती एनर्जी, तो मैं ऊपर के देख ही नहीं रहा हूं। अरे 10.2 के बाद सीधी 12.1 आती है ना यार, सर ऊपर कहीं ऊपर में याद है 3.4 से ज्यादा आ नहीं सकती। अब तो क्या मैं बोल दूं यस 10.2 आती है, यस 12.1 आती है, यस 12.75 आती है, लेकिन मेरे को इसमें 11.1 कभी नहीं मिलती है। तो ऐसा कोई एनर्जी डिफरेंस ही एग्जिस्ट नहीं करता हाइड्रोजन एटम में। सर मजा आ गया। तो ये 100 बात की एक बात आपको ये एनर्जी याद रखनी है, नहीं तो इस क्वेश्चन में भी टाइम लग जाएगा, इस वाले क्वेश्चन में भी टाइम लग जाएगा। क्या कि इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से 1 में गिर रहा है तो ये वो पलाना, ठीक है। और देखो ऐसा क्वेश्चन, तो बेटा ये एनर्जी याद रखनी है आपको, ठीक है। और बताता हूं आपको क्वेश्चन आया जो, देख बेटा तू अगर याद नहीं रखेगा तो बर्बाद जरूर होएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख, कहाँ गए तुम क्वेश्चन, मिल जाओ जल्दी से तुम,
बच्चे कर रहे हैं इंतजार। कहाँ गया रे? अरे एक पूछा था ना रे यार, और क्वेश्चन देखे से। ये देखो, एक क्वेश्चन 2006 में ही पूछा। ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, एग्जाम्पल 33 है ना, एग्जाम्पल 33, ठीक है। हाँ सर, ये रहा, ये कहना चाह रहा हूं मैं। क्या है? एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट N टू ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट मतलब ये ऑर्बिट का नंबर दिया है, टू ग्राउंड स्टेट, और ये बताना चाहा कि एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट, ठीक है साहब। द वेवलेंथ सो एमिटेड, द लैम्डा सो एमिटेड, ऐसा होने से जो लैम्डा एमिट हुआ, एमिटेड इल्यूमिनेट्स ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल, ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल, ठीक है, उस पर गिराते अपन। हैविंग वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ठीक है 2.75 ये दे दिया। स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कितना दिया बेटा? Vs इज इक्वल टू दिया है 10 वोल्ट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एन, अब देखो बेटा ये भी बहुत वैल्यू ऑफ एन, बस वही ऑप्शन दिया ए, n इक्वल टू 3 बी, n इक्वल टू 4 सी, n इक्वल टू 5 डी, n इक्वल टू 2, ये ऑप्शन दिए। और ये AIPMT 2011 का क्वेश्चन है, AIPMT 2011 का क्वेश्चन है, चेक कर लेना जाके। ठीक सर, अब आगे आ जा बेटा। हाँ क्या लिखा है? n से कोई एक्साइटेड स्टेट है जिसका ऑर्बिट का नंबर n है, से ग्राउंड स्टेट में गिरा, ठीक है। लैम्डा निकला, उसको फोटो सेंसिटिव मेटल जिसका वर्क फंक्शन ये डाला और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो सबसे पहले मैं फोटोन की एनर्जी निकाल लूं, है ना, यूजिंग कौन सा? यूजिंग आइंस्टाइन्स पीई, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या मैं बोल दूं के में या EVS, मैंने कहा था ना EVS बराबर E माइनस फाइव, तो यहां से एनर्जी ऑफ फोटोन E बराबर कितना आ जाएगा बोलो? EVS प्लस 5, और EVS कितना दिया? स्टॉपिंग पोटेंशियल 10 वोल्ट, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E था ही सरी, प्लस 5 कितना दिया? 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका वर्क फंक्शन दिया। तो क्या मैं बोल दूं 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन की एनर्जी होगी? अरे बोलो, तो जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है nth ऑर्बिट से, अब सुनना, उसके जंप करने के तो कई तरीके हैं। तो क्या मैं बोल दूं जो इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है ये, वो जंप यूं भी कर सकता है, यूं भी कर सकता है, यूं भी कर सकता है, फिर यूं भी कर सकता है, यूं, तो कई तरीके के जंपिंग पॉसिबल है। तो बोल दूं nth ऑर्बिट से जो इलेक्ट्रॉन गिर रहा है वो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मैक्सिमम एमिट कर रहा है, और इसमें जो मैक्सिमम एनर्जी आएगी वो आएगी n7 में, इससे बड़ी एनर्जी कभी गिरेगी नहीं। तो मैं बोल दूं ट्रांजिशन तो खूब सारे पॉसिबल है, लेकिन याद है स्टॉपिंग पोटेंशियल डिसाइड करती है मैक्सिमम एनर्जी, फोटोन की मैक्सिमम एनर्जी जो होती है, और वो है यहाँ पे 12.75। और मैंने तेरे को कहा था हाइड्रोजन एटम के लिए सारे रट ले, तो याद है 12.75 कब आती है? याद कर, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, ये सारी एनर्जी याद करी थी, n इक्वल टू 4। तो याद कर, यहां पे एनर्जी थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां थी -3.4, जब यहां से यहां कूदता था तो 10.2 निकलती थी, है ना। फिर यहां पे थी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहां से यहां कूदता था तो याद है 12.1 निकलती थी, इससे भी ज्यादा चाहिए मुझे। और इसकी एनर्जी थी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब यहां से यहां कूदता था तो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती थी। तो n बराबर 4 से 1, बेटा ये ट्रांजिशन याद कर ले, फिर समझा रहा हूं तेरे को। 4 से 1 में एनर्जी निकलती है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
सर शानदार। तो 12.75 एनर्जी निकलती है जब 4 से 1 में कूदता है, 3 से 1, 2 से 1 में तो 12.1 और 10.2 निकलती है। ये सब याद होने चाहिए। तो 12 तो क्या मैं बोल दूं हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट में, तो 4th। क्लियर है? वो ये भी पूछ सकता है फ्रॉम दिस nth ऑर्बिट नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एमिटेड बाय दिस ट्रांजिशन विल बी। तो मैं बोल दूं 4th ऑर्बिट में तो नंबर ऑफ एमिटेड वेवलेंथ भी निकाल सकता हूं। कैसे? n(n-1/2) से। तो ये आ जाएगा 4 - 1/2। सर समझ में आ गई? तो 6 डिफरेंट वेवलेंथ एमिट होगी। तो 4th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और 6 डिफरेंट वेवलेंथ एमिट करेगा, उसमें सबसे तगड़ी 12.75 की होगी, क्योंकि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल डिसाइड कर रही है। सर मजा आ गया। क्लियर है सर अब हमारे? तो सर अब कर लेंगे हम क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब हमारे को ये सारी बातें समझ में आ गई कि कैसे यूज करते हैं चीजों को। हाँ बेटा आगे क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल नंबर 33 तक अपन ने कर लिए थे। एग्जांपल 34 द रिलेशन बिटवीन, क्या दिया? ये क्या बहुत कॉमन क्वेश्चन है बेटा, 2-3 बार पूछा गया। रिलेशन बिटवीन λ1 वेवलेंथ ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज की जो लिमिट सीरीज है ना, तो लाइमन की लिमिट क्या होती है बोलो? n = इनफाइनाइट से 1। ए लिमिटिंग वेवलेंथ है, ठीक है। λ2 इज वेवलेंथ ऑफ द सीरीज लिमिट ऑफ बामर, है ना? तो बामर की है ये, है ना सीरीज लिमिट। तो n बराबर इनफाइनाइट से 2 में होती है बामर के लिए, बाल्मर के लिए, ठीक है। λ3 इज वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। तो मैं बोल दूं n बराबर 2 से 1। तो λ3 है 2 से 1 के लिए, λ2 हो गई इनफाइनाइट से 2 के लिए, और λ1 हो गई इनफाइनाइट से 1 के लिए। तो एक बार इसका एनर्जी डायग्राम बनाता हूं बेटा, नहीं तो गलती हो जाएगी मेरे से। ये सॉल्यूशन का पार्ट है ना। ये इनफाइनाइट हो गया जैसे, तो अब देखो इनफाइनाइट से 1 ये पहली ये λ1 बोली है, फिर इनफाइनाइट से 2 ये n बराबर 2 है बेटा, और ये n बराबर 1 है, ठीक है। इनफाइनाइट से 2 इसको बोलती है λ2, ठीक है। ये λ1 इसको बोला गया, λ2 इसको बोला गया, और 2 से 1 को λ3 बोला गया। ये तो λ1 बोला इनफाइनाइट से 1 को, λ2 बोला इनफाइनाइट से 2 को, और λ3 बोला है 2 से 1 को, ठीक साहब। अब यहाँ जाओ सॉल्यूशन में, क्या मैं बोल दूं ये एनर्जी प्लस ये एनर्जी वुड बी टोटल एनर्जी, दिस प्लस दिस वुड बी दिस। तो एनर्जी फॉर ट्रांजिशन इनफाइनाइट से 1 इज इक्वल टू एनर्जी फॉर इनफाइनाइट से 2 प्लस 2 से 1। जो एनर्जी इनफाइनाइट से 2 में निकलेगी प्लस जो एनर्जी फोटोन की 2 से 1 में निकलेगी का टोटल इनफाइनाइट से 1 में गिरने पे होगा। एनर्जी एडिटिव है, ये देख ये प्लस ये बराबर ये। ओके सर, तो यहां से आजा, ये हो जाएगा बेटा Sc बाई में छोड़, जो फोटोन निकला है, ये जो फोटोन एमिट हो रहा है उनकी वेवलेंथ है, तो मैं बोल दूं फोटोन की वेवलेंथ और एनर्जी में रिलेशन है Sc बाई ये इनफाइनाइट से 1 वाले को λ1 बोला है, यहाँ Sc बाई इनफाइनाइट से 2 वाले को λ2 बोला है, प्लस Hc बाई 2 से 1 को λ3 बोला है। तो यहाँ से Sc कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बोल दूं 1/λ1 इज इक्वल टू 1/λ2 प्लस 1/λ3। ऐसा कोई रिलेशन नहीं दिया था, एलसीएम ले लूंगा λ2 λ3, यहाँ जाएगा λ3 प्लस λ2, वो आगे पीछे लिख दो 1/λ1। तो यहाँ से λ1 बराबर λ2 λ3 अपॉन λ2 प्लस λ3, दिस इज द फाइनल आंसर। तो λ1 इक्वल टू वुड बी दिस, तो ये λ1 इक्वल टू नहीं 2 नहीं λ1 इक्वल टू, ओके। ऐसा फ्रीक्वेंसी दे दे ν1 ν2 ν3, तो h न्यू को आ जाएगा यहाँ h ν1 बराबर h ν2 प्लस h ν3, तो h कट जाएगा तो ν1 बराबर ν2 प्लस ν3, तो और ही आसान हो जाएगा। सर समझ में आ गया ये। अब आजा थोड़ी हाई फाई बातें करते बेटा। एग्जाम्पल 35 है ना, है ना। अब देखो थोड़ा सा हाई फाई क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा हाई लेवल है ना, हाई लेवल पे जाते हैं, ठीक है, जेई लेवल पे जाते हैं, ठीक है। इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी ट्वाइस ऑफ its present value, then what will be the radius of first orbit for hydrogen atom? What would be, है ना, what would be the radius of first orbit of फॉर H एटम? H एटम की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस क्या होती है, ठीक है। चलो साहब अब देखो थोड़ा सा, अब जिन बच्चों ने फॉर्मूले रट लिए R = 0.53 n² / z, ये सब रट के आ गए, सब बर्बाद हो गए।
जिनको ये नहीं पता ये आया कैसे था, उनको ये नहीं पता मास कहाँ आएगा। अच्छा 0.53 की जगह वो पूरा गार्बेज रखना तो बहुत मूर्खता है। तो सर अब बिल्कुल बेसिक्स है, तो मैं बोल दूं हमने देखा था कि याद है mv²/r इज इक्वल टू kZEE/r² था, या इसको 4πε0 लिखो, 4πε0 r² था, एक r कैंसिल हो गया, r इधर भेजा था, तो ये बन गया था mv²r इज इक्वल टू kZD²/4πε0। ये इक्वेशन 1 थी। और एक याद है mvr, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये था nh/2π। दीज वर द डेटाज टू डिराइव द फॉर्मूलाज। इन दो से सारे फॉर्मूले डिराइव किए थे। अब यहां से मुझे r पे कंसंट्रेट करना है, तो मैं बोल दूं इसका स्क्वायर करके डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय इक्वेशन 1, 2 का स्क्वायर करके 1 का डिवाइड करो, तो यहां से m² v² r², तो v² से v² कट जाएगा, एक m कट जाएगा, एक r कट जाएगा, तो यहां बचेगा mr, एक m और एक r। अब यहां पे डिवाइड करा तो अब मेरा कंसंट्रेशन किसी में ही नहीं, मेरा मास में है, तो मैं बोल दूं यहां पे जो भी आएगा मुझे नहीं मतलब, हालांकि n और z से मतलब होता तो n²/z तो आएगा, बाकी जो गार्बेज आएगी उसमें कहीं m नहीं है, इनमें कहीं m है ही नहीं, मुझे m पे सोचना है यार, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। तो मैं यही तो आ रहे हैं m, उधर तो कुछ है ही नहीं ना, तो वो छोड़ो, n²/z होता है तो मुझे पता है, तो मैं बोल दूं बिना काम की चीज, अभी इस क्वेश्चन में बिना काम की चीज। सर समझ में आ गया। अभी m उधर भेजा, तो मैं बोल दूं r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती रेडियस, मतलब जो गार्बेज आती है उसमें नीचे m आता है। नाउ इफ m इज डबल, me इज डबल, r विल बी हाफ, तो फर्स्ट और हाफ, अब फॉर्मूले में हाफ हो जाएगा, तो मैं बोल दूं r जो 0.529 हुआ करता था, 5 to 9 डिवाइड बाई 2 होने लग गया, तो जो 0.53 हुआ करता था वो डिवाइड बाई 2 आ जाएगा n²/z। ये फॉर्मूले बनने लग गए अब, अगर मास डबल होता तो, क्योंकि ये जो गार्बेज है उसमें m की जगह m/2 आता, तो ये आ जाए, और m सॉरी सर m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, m इज हाँ सॉरी m डबल ही तो करा, हाँ तो m डबल करा था हाफ हो गया, ठीक है 0.53 डिवाइड बाई 2 डबल करा था, m को डबल में मैंने m को हाफ समझ, m डबल करा तो आधा हो जाएगी रेडियस, तो क्या मैं बोल दूं n बराबर 1 और z बराबर 1 फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर H एटम, ये तो दिया है फॉर H एटम, तो मैं बोल दूं यहां पे आ जाओ, तो ये R आ जाएगा पॉइंट, इसको लिख दूं क्या 265 एंगस्ट्रॉम। दिस वुड बी द फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, जो 0.53 हुआ करती थी वो आधी हो गई क्योंकि मास डबल है। सर मजा आ गया, समझ में आ गया। तो ये थोड़े हाई फाई क्वेश्चन है, इनके लिए बेसिक की जरूरत पड़ती है, बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका। क्लियर है सर, समझ में आ गया। अगला जाओ, ठीक है अगला देखो बेटा, और देखते हैं अपन, ठीक है। हाँ बेटा, जो एग्जाम्पल नंबर 36 में देखो है ना, अब ये क्वेश्चन है अपने, देखो अगर देखो एक हाइड्रोजन एटम है, इफ वेवलेंथ emitted by fixed hydrogen atom for n equal to 2 to 1 transition is lambda naught, then wavelength emitted and कर दो, and wavelength emitted by free hydrogen atom at rest। अभी शुरू में रहते एटम initially at rest is lambda dash for same transition, then which of the following relation is correct? A, lambda dash is equal to lambda naught, B, lambda dash is greater than lambda naught, C, lambda dash is less than lambda naught, D। बस ठीक है, 3 ऑप्शन ही बहुत है। आ जा अब कंसेप्ट देख बेटा, क्या मैं बोल दूं ये हाइड्रोजन एटम फिक्स था, ये फिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से 1 में ट्रांजिशन हुआ, तो मैं बोल दूं 2 से 1 में जो एनर्जी डिफरेंस था वो पूरा का पूरा फोटोन लेके चला गया एनर्जी लैम्डा नॉट, तो क्या मैं बोल दूं लैम्डा नॉट एनर्जी में 10.2 के
इक्विवेलेंट ये एनर्जी होगी 2 से 1 में 10.2 एनर्जी निकलती है, वो सब फोटोन लेके गया तो इसका लैम्डा गया। तो मैं याद ये आ जाएगा SC बाई, है ना, एनर्जी, है ना, 2 से 1 की पूरी एनर्जी इसके पास है, मतलब 10.2 लिख दो, 10.2 इंटू 10, वही 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू ई, है ना, जूल में कर देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ई की वैल्यू रख दूंगा, ठीक है। अब जब फ्री टू मूव है, हाइड्रोजन एटम फ्री टू मूव है, ये फ्री टू मूव है, फ्री टू मूव, तो मैं बोल दूं ये फोटोन आगे जाएगा और ये m मास का हाइड्रोजन एटम पीछे जाएगा रिकॉइल स्पीड से। तो मोमेंटम या तो फिक्स था, जबरदस्ती पकड़ रखा था तब सारी एनर्जी वो ले गया। अब यहाँ रिकॉइल स्पीड होगी तो कुछ एनर्जी, कुछ मोमेंटम इसके पास होगा, कुछ मतलब मोमेंटम सेम होंगे, h बाई लैम्डा डैश, ये इसका मोमेंटम, तो ये लैम्डा डैश का फोटोन निकला। तो मैं बोल दूं व्हेन एटम इज फ्री, व्हेन एटम इज फ्री it will move backward, it will move backward, it will move backward to conserve momentum। अरे बोलो मोमेंटम, तो मोमेंटम कंजर्व करने के लिए वो पीछे जाएगा, तो मैं बोल दूं फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन, तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल सिस्टम का। तो मैं बोल दूं फोटोन का मोमेंटम शुरू में पूरे सिस्टम का 0 था, बाद में देखो mv रिकॉइल प्लस h बाई लैम्डा फोटोन आगे की तरफ है ये। अरे ये फॉरवर्ड है ना, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का प्लस ले रहा हूं ये, तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, तो v बराबर माइनस h अपॉन m लैम्डा। कई बार वो पूछ भी लेता है रिकॉइल स्पीड बताओ, तो मैं बोलता हूं रिकॉइल स्पीड h बाई लैम्डा आएगी, पीछे की तरफ जाएगा एटम, एटम विल मूव बैकवर्ड, तो रिकॉइल बोलते तो प्लस में बोलना आंसर, और एटम की स्पीड या वेलोसिटी पूछ ले तो माइनस लगा देना, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन के साथ आगे वेलोसिटी पीछे की तरफ होगी, ठीक है, माइनस बताना पीछे की तरफ होगी, ठीक है। अब मैं बोल दूं मीन्स एटम विल हैव सम एनर्जी, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कुछ एनर्जी रखेगा एटम। तो मैं बोल दूं hence energy of photon will be less than 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस बार एनर्जी दोनों में बढ़ गई, क्योंकि एमिट तो 10.2 ही होगी, तो बोल दो दोनों में बढ़ गई, तो थोड़ी कम होगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ 10.2 थी, तो ये लेमडा अकॉर्डिंग टू 10.2 था, यूं समझ लो लेमडा, यूं लिख दो लेमडा अकॉर्डिंग टू 10.2, अकॉर्डिंग टू ई बराबर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो भी आएगा वो 10.2। यहाँ पे मैं बोल दूं लेस देन 10.2, hence lambda dash will be greater than lambda naught। क्यों? क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है, तो एनर्जी अगर लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो इसके पास एनर्जी कम है, इसका मतलब इसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो क्या मैं बोल दूं अगर हाइड्रोजन एटम मूवेबल है तो थोड़ी कम वेवलेंथ एमिट करता है उम्मीद से, क्यों एमिट करता बड़ी वेवलेंथ एमिट करता है उम्मीद से। तो जब हाइड्रोजन एटम फ्री टू मूव है तो उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी, क्यों? क्योंकि एनर्जी कम निकलेगी, क्योंकि कुछ एनर्जी रिकॉइल एनर्जी की फॉर्म में होगी एटम के पास। तो m मास का हाइड्रोजन एटम पीछे की तरफ रिकॉइल करेगा, उसकी वेलोसिटी इतनी आएगी, रिकॉइल वेलोसिटी h बाई एम लेमडा, समझ में आ गई, h बाई एम लेमडा, ये है लेमडा डैश, मतलब जो नया एमिट हुआ वो, ठीक है। तो रिकॉइल एनर्जी होगी कुछ, और कुछ रिकॉइल एनर्जी होने से एटम फोटोन के पास एनर्जी कम बचेगी, यानी कि वेवलेंथ ज्यादा एमिट होगी। तो थोड़ी सी बड़ी हुई वेवलेंथ एमिट होती है, जो हम थ्योरेटिकली सोच रहे हैं उससे, समझ आ गया। अब चाहो तो ये नया लेमडा भी निकाल सकते हो अगर ये m दिया हुआ है तो। कैसे? अब देखो ये अगर v पता है तो इसमें रिकॉइल वेलोसिटी पता पड़, रिकॉइल काइनेटिक एनर्जी पता पड़ जाएगी, हाफ m इसका स्क्वायर, तो एक नीचे वाला इसका स्क्वायर, तो h स्क्वायर अपॉन नीचे 2m लेमडा डैश स्क्वायर प्लस फोटोन की एनर्जी hc बाई लेमडा डैश इज इक्वल टू 10.2 कर देना। अरे यार वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट लेमडा डैश बाय, कैसे? हाफ m v रिकॉइल का स्क्वायर, है ना, तो ये रिकॉइल एनर्जी प्लस hc बाई लेमडा डैश, ये फोटोन की एनर्जी बराबर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एमिट हुई। तो जो एमिट होनी थी वो दोनों ने रख ली, यहाँ पे v की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 v डैश की वैल्यू रख दो, तो यहाँ जाएगा हाफ m फ्रॉम इक्वेशन 1 हाफ m। अरे करना नहीं है अपने को, मैं तो ये बता रहा हूँ, बात चली है तो दूर तक जाएगी, लेमडा डैश का स्क्वायर, ये सब ज्ञान में जेई में दिया करता था, तुम्हारे को जरूरत नहीं इस ज्ञान की, ठीक है, ये फिर भी दे रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां से लेमडा डैश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, लंबी चौड़ी रामायण। ओके, कंसेप्ट ये है कि एनर्जी, समझ गए क्या कंसेप्ट क्या है सर? मजा आ गया। तो ये हो गया थोड़ा सा
हाई फाई क्वेश्चन की बातें चालू हो गई तो कब